जय हिंद। चलिए, आज जो हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लगभग हम लोग का ये चैप्टर अंतिम पोजीशन पे है। ठीक है, आज हम लोग कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को क्या करें कि जितना समझने के बारे में सब कुछ समझ करके इसको ख़त्म कर दे। आगे इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें आंकिक प्रश्न होगा। क्या हुआ? आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिर्फ उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों से का जो उपयोग देख लिए ना, दोनों का उपयोग देख लिए और उपयोग देखेंगे आज। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लिए ना। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में जब पढ़ लिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, उससे बने प्रतिबिंब भी पढ़ लिए। आज हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और समतल दर्पण, तीन अलग अलग दर्पण होता है ना। तो खास करके इन दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे क्या क्या होता है ना। तो देखिए हम उसी के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि उत्तल या अवतल दर्पण का उपयोग किसका? अवतल दर्पण का। यूज ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, किसका उपयोग? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला देखिए, पहला है हजामती के रूप में। किसके रूप में? हजामती। हजामती अर्थात शेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए होता है ना, उसके रूप में, उसके लिए। किसके लिए? हजामती के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। अब कहिएगा कि आप समतल दर्पण का ही अक्सर उपयोग करते हैं, घर में जो दर्पण होता है उसका यूज करते हैं ना। करते हैं, लेकिन इस दर्पण का उपयोग क्या होता है, थोड़ा अच्छा होता है। क्या है? अच्छा होता है। आप किरण आरेख खींचने के लिए सीख चुके हैं इससे पहले। किरण आरेख खींचने के लिए अवतल दर्पण में आप देखे हैं ना कि किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, क्या होता नहीं होता, कहाँ पे वस्तु रखता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप अवतल दर्पण से बने किरण आरेख में आप जो किरण आरेख खींचे थे, एक चीज देखे थे कि अवतल दर्पण में वस्तु जितना नजदीक आता है प्रतिबिंब उसका उतना बड़ा बनता है ना। क्या होता है? बड़ा बनता है। अब बड़ा बनने के साथ अगर हम पी और एफ के बीच में, मतलब दर्पण से सटा करके, दर्पण का मध्य दर्पण का ध्रुव हो गया ना। अगर दर्पण से सटा करके हम क्या करते हैं, दर्पण से सट करके एकदम चेहरा देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जितना बड़ा चेहरा है उससे बड़ा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, है ना। जब बड़ा और सीधा दिखाई देगा तो शेविंग के लिए कैसा चाहिए? बड़ा और सीधा चाहिए ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से शेविंग कर सकते हैं। शेविंग मतलब क्या कि शेव कर सकते हैं, दाढ़ी काट सकते हैं। ठीक है, हजामती के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम पी और आपके बीच में वस्तु को रखते हैं, देखते हैं दर्पण क्या होता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित बनता है ना जी। आवर्धित अक्सर इस चैप्टर में आपको यूज करेगा एक वर्ड का जिसको कहेगा आवर्धित। क्या करना? आवर्धित। आवर्धित मतलब होता बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना ना। देखिए उसके बाद बताते हैं कि टॉर्च देखें, टॉर्च होता है। टॉर्च का एक अगर देखिएगा उसमें एक होता है कटोरा, कहता है अपने भाषा में लोग क्या कहते हैं, टॉर्च में कटोरा लगाता है, बल्ब के पास लगा रहता ना, कहता है कटोरा लगा। कटोरा अगर उसका क्या होता है, गंदा हो जाए, बदल के दूसरा लाता है, उसको लगा देता है, कहता लगाता है ना, रोशनी अच्छी तरह जाए। तो टॉर्च में जो वो होता है गोलाकार, अंदर होता है ना, इसे गोला रहता है ना, यहाँ पे बीच में बल्ब लगा रहता है ना। तो उसका टॉर्च, वाहन का हेडलाइट मतलब आप गाड़ी में जो है लाइट रात में जलाते हैं उसका देखे कि उसमें भी ऐसे तरह का बना होता है ना, कटोरा की तरह बना होता है ना। उसका देखिए सर्च लाइट वगैरह, तो सर्च लाइट मतलब जो वही हुआ सर्च लाइट, आप देखे होंगे फिल्मों में कि मतलब क्या होता है, रात के टाइम इतना बड़ा बड़ा पुलिस सब या कहीं पुलिस किसी क्रिमिनल को खोजना, इतना बड़ा बड़ा लाइट जैसे बना रहता ना, सर्च लाइट। और जो भी लाइट है सीधा समझिए जिससे आपको लाइट निकालना है, ठीक है, उसके परावर्तक सतह के रूप में। परावर्तक सतह मतलब वहां पे अगर देखिए होता क्या है कि वो टॉर्च हुआ, आप एक चीज देखे होंगे कि अगर आप टॉर्च जला रहे हैं, क्या करें, रात में टॉर्च जला रहे हैं, छाया बन जाता है। हम लोग कहते हैं अपने भाषा में छाया बन गया। छाया नहीं बनता, क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। हम लोग गोला करके टॉर्च को घुमाते हैं ना, तो घुमाने के पश्चात क्या होता है, बल्ब तो नहीं घूमता है लेकिन उसका कटोरा क्या होता है, आगे पीछे होता है ना। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमा करके मिला करके आराम से उसको कहां पे डाल देते हैं, ऐप पे डाल देते हैं। किसको? बल्ब को। किसको? बल्ब को। और बताइए कि जब बल्ब, कोई वस्तु बल्ब पे, मतलब वस्तु उसमें क्या बन रहा है, बल्बे ना हुआ उसका वस्तु हुआ। जब वस्तु बल्ब पे मतलब क्या होता है, ऐप पे होता है, किसमें? अवतल दर्पण में। तो प्रकाश क्या होता है, सीधी प्रकाश निकलती है ना, किरण उसकी सीधी निकलेगी ना। तो बताइए कि वही सीधा करने के लिए एकदम रोशनी आपको क्या चाहिए, टॉर्च में सीधा चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, छाया नहीं बनना चाहिए ना। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, वस्तु को कहां पे रखते हैं, ऐप पे रखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर टॉर्च से या किसी सर्च लाइट से या किसी मतलब गाड़ी के हेडलाइट से आपको सीधा रोशनी चाहिए,
ठीक है, समांतर किरण निकालना हो तो कहां पे रखेंगे वस्तु को, या कि प्रकाश के स्रोत को कहां पे रखेंगे, ऐप पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे, ऐप पे रखेंगे। कोई दिक्कत। इसमें अगर कहेगा कि आपको अच्छी तरह से शेविंग करने के लिए आप अवतल दर्पण में अपना चेहरा कहां पे रखेंगे, तो पी के निकट रखेंगे। किसके निकट रखेंगे, पी के निकट, मतलब ध्रुव के निकट। किसके निकट, ध्रुव के निकट। कोई दिक्कत। आपसे अगर कभी भी ये सब पूछा जाए कि अवतल हजामती के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप सीधा सा शब्द में आप समझ लीजिए कि क्यों। अगर पूछे तो सबसे पहले तो आप एक इसका जो फिगर ड्रॉ कर देना है, मतलब चित्र बना देना है। क्या कर देना है, चित्र बना देना है। और आपको ये देखिए फिगर, इसी के अनुसार आपको कहना है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के निकट रखे वस्तु, अवतल दर्पण से निकट रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा और बड़ा बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग हजामती के रूप में कर सकते हैं। तो आपसे कहेगा क्या दूसरा दर्पण में सीधा नहीं बनता है, तो आप जितना दूर रखेंगे वस्तु उतना बड़ा बनेगा। अगर उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है ना, लेकिन वस्तु जितना रखते हैं उससे छोटा यहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब याद है ना। समतल दर्पण में आपको क्या चाहिए कि आपका पूरा शरीर देखने के लिए आपसे आधी लंबाई की चाहिए ना दर्पण, कम से कम उतना दर्पण, बड़ा दर्पण लेने में परेशानी होती है, इसलिए इसका उपयोग क्या होता है। समझिए बात को, कि एक शब्दों में समझिए, जब वस्तु अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, किसके रूप में, हजामती के रूप में, तो आप कहेंगे यदि वस्तु अवतल दर्पण से निकट हो, क्या हो, निकट हो, तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्या, कैसा बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें भी हो गया। ठीक है, प्रकाश के स्रोत को अगर हम ऐप पे रखते हैं, कहां पे रखते हैं, ऐप पे रखते हैं। प्रकाश का स्रोत मतलब गाड़ी में बल्ब लगा रहता है ना, गाड़ी में बल्ब लगा रहता है ना, कोई दिक्कत। वो वही ना हुआ प्रकाश का स्रोत। आपके टॉर्च में भी बल्ब लगा रहता है ना, प्रकाश का स्रोत वही ना हुआ। यदि हम वस्तु को ऐप पे, प्रकाश के स्रोत को ऐप पे रखते हैं तो सीधी किरण निकलती है, प्रकाश का मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन निकलता है ना। जिसके लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग कहां पे, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, किसमें, सर्च लाइट के, या मतलब टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट के परावर्तक से हम करते हैं ना। आप कोई, हम अपने भाषा में कहते हैं कटोरा, टॉर्च का कटोरा देखे है ना, कैसा होता है टॉर्च का कटोरा, कैसा होता है, अवतल होता है ना जी, कैसा होता है ना। समझ गए क्या करते हैं, अगर प्रकाश के स्रोत को ऐप पे रखते हैं, तो उसका होता है समांतर किरण पुंज निकलती है। कैसा किरण पुंज, समांतर किरण पुंज निकलती है। इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसके लिए, अवतल दर्पण का उपयोग किसके लिए करते हैं, टॉर्च वाहन मतलब हेडलाइट वगैरह के परावर्तक सतह के रूप में। किसके सतह रूप में, परावर्तक सतह में। अब देखिए अगला है किसका, ये नाक कान गला की जांच करने के, किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। किसका उपयोग किया जाता है, कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप कहीं के किसी वस्तु को रखे, यहाँ पे अगर हम एक बल्ब जलाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे बल्ब जला देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये बल्ब का रोशनी जो आएगा हमारे आंखों पे, यहाँ पे एक देखे हैं कि डॉक्टर के द्वारा नाक कान गला आदि की जांच के लिए करते हैं। तो आप देखिए कि आप डॉक्टर के पास देखे हो या ना देखे होंगे, एक चीज आप देखे होंगे, घड़ी ठीक करने वाले को देखे हैं आप, घड़ी ठीक करने वाले का, उसके पास जाएंगे तो इतना गोलका वाला बना था, आंख को ऐसे फैला देगा, उसमें ऐसे घुसा देगा, और तब आपका घड़ी का एक एक पार्ट को देखेगा। देखे ऐसा करते हुए, वही होता है क्या, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। अब अवतल दर्पण का उपयोग वहां पे क्या करता है कि अगर किसी वस्तु को यहाँ पे प्रकाश के स्रोत को यहाँ पे रखता है, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे आंखों पे पड़ता है। यहाँ पे हमारे आंखों पे पड़ने पश्चात क्या होता है कि हम सीधी रूप से एक जगह पे ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, प्रकाश का स्रोत एकदम बिल्कुल सही जगह पे जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी तरह से किसी वस्तु को देख पाते हैं, मतलब हमारा पूरा तरह से अच्छी तरह से जांच कर पाते हैं। इसलिए डॉक्टरों के द्वारा क्या करता है कि नाक कान गला वगैरह के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप लास्ट एक बार फिर इसको देखिए कि क्यों किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण से किसी वस्तु से आ रहे प्रकाश की स्रोत जब हम देखते हैं तो किसी एक जगह पे केंद्रित होता है, उसका प्रकाश एक जगह पे केंद्रित होता है, जिसके कारण हम अवतल दर्पण का उपयोग किसके लिए करते हैं,
किस लिए करते हैं? जांच के लिए क्या कहता है, हम नहीं करते हैं, डॉक्टरों द्वारा कहता है। किसके द्वारा कहता है? डॉक्टर द्वारा। आप घड़ी दुकान में ऐसा देखे होंगे या किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखे होंगे कि पूरा मुंह खोला देगा, ठीक है, जैसे उसको घुसना है उसमें, ठीक है ना, पूरा जितना आप खोल सकेंगे उससे ज्यादा खोलते रहो। देखिए, ठीक है। आगे देखिए, सौर भट्टियों में उष्मा ऊर्जा के लिए, किसके लिए? उष्मा ऊर्जा के लिए। आपको तो पता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश के ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, किसके? सौर ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होती है ना। अब देखिए कि सौर ऊर्जा से जो उसका भट्टी के रूप में क्यों कहा जाता है। आप पहले से देख रहे हैं कि अगर प्रकाश की स्रोत कहीं से आ रही है, प्रकाश की स्रोत कहीं से आ रही है, मान लीजिए कि आप पता है कि प्रधानक से समांतर किरण आती है, प्रधानक से समांतर किरण आती है, तो ऐप पे जमा होती है, क्या होती है? ऐप पे जमा होती है। तो हम जो सूर्य से प्रकाश का किरण आएगा तो उसको हम एक जगह पे जमा कर सकते हैं ना। इसलिए एक जगह पे प्रकाश के स्रोत को जमा करने के लिए, प्रकाश को जमा करने के लिए इसकी क्या करते हैं? सौर भट्टियों में उष्मा ऊर्जा के लिए इसका परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? परावर्तक सतह के रूप में। आगे इसमें लिख रहा है परावर्तक सतह के रूप में, इसमें लिख रहा है डॉक्टरों द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टरों के द्वारा। घड़ी दुकानदार से हमको मतलब नहीं है, घड़ी दुकानदार से मतलब नहीं है, डॉक्टरों द्वारा नाक कान गला जांच आदि के जांच के लिए, ठीक है। देखिए पूरा मुंह खोला करके करता ना चेक। अब देखिए कि आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग? देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग में हम उत्तल दर्पण का उपयोग देख किसमें? उत्तल दर्पण में। देखिए कि एक होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? साइड मिरर के। आपको याद होगा हम समतल दर्पण का बताते समय दूसरा वाला वीडियो में था कि बताए थे कि आप एम्बुलेंस में रहता है तो उल्टा लिखा रहता है ना, बताए थे ना, उल्टा लिखा रहता है। उसको सही राह देखे तो उसके लिए क्या करे कि मतलब लगा रहता है ना। लेकिन समतल दर्पण तत्काल बता रहे थे आपको, उस टाइम में पार्श्विक विस्थापन बता रहे थे, तो आपको समझाने के लिए बता दिया कि पार्श्विक रूप से विस्थापन अलग होता है, उल्टा अलग होता है, उसको हम अलग तरीके से देखते हैं। और ये उल्टा, किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनना अलग होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको पूरी तरह से क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। तो देखिए कि साइड मिरर के रूप में आपको पूछा जाएगा कि यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि गाड़ियों के, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में मतलब पश्च दर्शन के लिए, पश्च दर्शन के पीछा के दिखाई देने के लिए, पिछला कोई वस्तु आ रहा है, कोई चीज आ रहा है, उसको दिखाई देने के लिए, उसको देखने के लिए क्या होता है कि गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? पश्च दर्शन के लिए। किसके लिए? पश्च दर्शन के लिए, मतलब पीछे का दिखने के लिए, पीछे दिखने के लिए। उस पश्च दर्शन कैसे कैसे होता है सीधा बुझिए, साइड मिरर के रूप में। किसके रूप में? साइड मिरर के रूप में, समझ गए। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? देखिए कि इससे विस्तृत क्षेत्र बनता है। क्या होता है? विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनता है। अब कैसे बनता है? आपको पता है कि प्रकाश का स्रोत अगर क्या होता है, हमारे कोई प्रकाश का स्रोत, हम किसी चीज को देखते हैं, हम दर्पण को देखेंगे तो दर्पण तो ऐसे फैला हुआ रहता है ना, ऐसे फैला हुआ रहता है। जब ये फैला हुआ है, ये क्या है? फैला हुआ है, तो ये जो है प्रकाश का स्रोत आकर के फैलता है, चारों साइड से फैलेगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्र तो लंबा बनेगा, छोटा सा दर्पण है लेकिन ये जो फैलता है ये क्या होगा? फैलेगा, तो फैलेगा तो लंबा क्षेत्र बनेगा इसका, ये इसका विस्तृत दृष्टि का लंबा क्षेत्र बनेगा, मतलब विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनेगा। क्या होगा? विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनेगा, ठीक है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। किसको? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? हो सकता है आपसे पूछ दे, लेकिन किस दर्पण, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण तीनों के बारे में समझ लिए, उसका थोड़ा बहुत उपयोग भी देख लिए। अगर आपसे ये पूछे क्यों क्या है तो फिगर अवश्य आप बना दीजिएगा, ठीक है। ये फिगर अवश्य बना दीजिएगा। अब देखिए कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि हम लोग समतल दर्पण का उपयोग तो शुरुआत में ही देख लिए, चैप्टर को आगे बढ़ाने से बेसिक जिस टाइम में सिखाया तो उसी टाइम में हम समतल दर्पण देख लिए, देख लिए ना। उसके बाद हम क्या देखे? अवतल दर्पण भी देख लिए, उसका से संबंधित सब कुछ सारे पद भी देख लिए, देख लिए ना। और उसके बाद उत्तल दर्पण का भी सब कुछ देख लिए। लगे हाथों हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, लगे हाथों एक चीज और देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि बिना छुए आपको छूने नहीं देंगे, आपको छूने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, टॉर्च का देख लिए क्या परावर्तक था, पूरा धसा हुआ था, देख लिए आपको पता चल गया कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। लेकिन आप हमको ये बताइए कि जब बड़ा सा मतलब गोलाकार क्या हो टुकड़ा वाला दर्पण बने, बड़ा सा बने, उसमें आपका झुकाव नजर आपको नहीं आएगा, सब लगेगा प्लेन ही है, देखने से क्या लगेगा? प्लेन ही है। आपको छुइएगा तब लगेगा हल्का सा उभरा हुआ है या जो भी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बिना छुए कैसे बताएंगे कि यह समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है? ठीक है, क्या कहेंगे कि आप कैसे समझेंगे कि क्या होगा कि ये कौन सा दर्पण है? तो देखिए, तीनों दर्पण को पहचानने का हम नियम बताते हैं। ये पूछता है एग्जाम में, ये पूछता है कि आप बिना जो है छुए कैसे बताएंगे कि ये कौन दर्पण की प्रकृति कैसी है, या आपसे पूछा जाएगा कि बिना छुए आप कैसे बताएंगे यह समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है? कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं, तीनों को बारी बारी देखते हैं। पहला है क्या है? पहला है, पहला हम सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण। क्या देखते हैं? अवतल दर्पण। आप लोग को पता है कि अवतल दर्पण में जब सी पे रखे तो प्रतिबिंब कहां पे बना? सी पे ही बना, कहां बना? सी पे बना। ठीक है, इधर मतलब वस्तु के बराबर बना। जब यहां पे अनंत पे रखे थे तो वस्तु से क्या होता? छोटा बना था ना। जब आप पे रखे, इधर रखे सी और आपके बीच में, थोड़ा बड़ा बना। और जब देखे कि पी के सटा दिए, पी के सटा दिए तो और बड़ा बना। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, और अभी भी बोले कि अवतल दर्पण में वस्तु जितना नजदीक जाते रहता है प्रतिबिंब उतना बड़ा बनते जाता है, जितना दूर जाता है उतना छोटा बनता है। इसका मतलब ये ना हुआ कि अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, दर्पण में सटाते जाते हैं, धीरे धीरे प्रतिबिंब का आकार बड़ा होते जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये ना हुआ। दूसरा देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में आप देखे कि वस्तु को क्या किए थे कि बना एक एक किरण खींचे ना, उससे और तीन है लेकिन एक किरण खींचे थे कि वस्तु को जितना सटाए प्रतिबिंब उस उतना छोटा बना ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को हम जितना नजदीक ले जाएंगे उत्तल दर्पण में उतना छोटा बनेगा ना। और समतल दर्पण की बात कीजिए कि समतल दर्पण में कहीं जाइए उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, छोटा बने बड़ा रहे कोई फर्क पड़ने वाला, कहीं भी रहिए बराबर बनेगा, है ना। तो देखिए, अब आपको हम समझाते हैं, यही बात बताते हैं कि उत्तल आप बिना छुए दर्पण की प्रकृति को कैसे बताएंगे, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण क्या है, कौन सा दर्पण है। पहला देखिए, आप अवतल दर्पण देखिए, किस दर्पण का के बारे में बात करते हैं? अवतल दर्पण का। अगर वहां पे आपको लिखना है, यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के धीरे धीरे दर्पण के नजदीक ले जाते हैं, दर्पण के धीरे धीरे दर्पण के नजदीक ले जाते हैं, तो एक नंबर में पहला नंबर बात कीजिए, पहला नंबर का, जब वस्तु क्या होगा धीरे धीरे ले जाने के बाद, जब वस्तु नजदीक ले जाने के बाद क्या होगा? बड़ा बनेगा, और दूर ले जाने के बाद छोटा बनेगा, तो हम वह अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। जब हम धीरे धीरे वस्तु को दर्पण के 2 नंबर की बात करते हैं, जब वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के नजदीक ले जाएंगे, क्या करेंगे? दर्पण के नजदीक ले जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, और दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो हम कहेंगे यह उत्तल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और देखेंगे दूर ले जाओ नजदीक लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वह समतल दर्पण है। आपसे पूछ लिया जाए कि बिना छुए आप कैसे बताएंगे यह कौन सा दर्पण है, तो आप बता सकते हैं ना। दर्पण को पहचानने का नियम खत्म। हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, दर्पण सूत्र। क्या शुरू करते हैं? दर्पण सूत्र। देखिए, दर्पण सूत्र को जानने से पहले, दर्पण सूत्र को जानने से पहले हम कुछ बात की बात करते हैं, कुछ इसके संबंधित कुछ पद की बात करते हैं, इस संबंधित कुछ पद की बात करते हैं। जैसे देखिए कि सबसे पहला है वस्तु की दूरी। कौन सी दूरी? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या होता है? देखिए, आप प्रतिबिंब खींचे, प्रतिबिंब बनाए थे ना। आप किरण आ रहे खींचे तो उस टाइम में वस्तु रखते थे, कहीं पे वस्तु रखते थे, जैसे यहाँ पे रखे सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, अर्थात अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखे है ना, वस्तु को रखे है ना। तो यहाँ पे वस्तु को रखे हैं, तो ये प्रतिबिंब बना ना, प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब यहाँ बना, सी और आपके बीच में, सी और आपके बीच में। तो देखिए, वस्तु जहां पे प्रधान अक्ष पे जिस बिंदु पर वस्तु रखा हुआ, प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर वस्तु रखा हुआ हो
उस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। जहां पे वस्तु हो वहां से लेकर के, और यहां से इस बिंदु से लेकर के, यहां से लेकर के आपके ये प्रधान अक्ष की, ये प्रधान अक्ष के बीच की दूरी जो है, ये दूरी, इसको यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी जो हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत? इसे जो है क्या करते हैं, इसे डिनोट करते कौन चीज से? स्मॉल यू से। कौन चीज से? स्मॉल यू से। इसे कौन चीज डिनोट करता है? स्मॉल यू से। इसे इट्स डिनोटेड बाय कौन से? स्मॉल यू। इसे स्मॉल यू से सूचित करते हैं। स्मॉल यू से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? इसे स्मॉल यू से सूचित करते हैं। किसको? वस्तु की दूरी को। वस्तु के जहां पे प्रधान अक्ष पे जिस बिंदु पर वस्तु रखे वहां से ध्रुव तक, वहां से ध्रुव तक, ये जो प्रधान अक्ष की लंबाई है उसे क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। कौन कहेंगे? वस्तु की दूरी। क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। दूसरा देखिए कि अगला टॉपिक है प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब क्या दूरी क्या होता है कि प्रधान अक्ष के एक बिंदु पे प्रतिबिंब बना है, बना प्रधान अक्ष के एक बिंदु पे प्रतिबिंब बना है। यहां से जहां प्रधान अक्ष के ये ध्रुव तक की दूरी, यहां से ध्रुव तक की दूरी, ये दूरी जो होती है इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत? इसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत? हाँ, इसे डिनोट करते कौन सी से? स्मॉल बी। स्मॉल बी से। स्मॉल बी से। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करता है? स्मॉल बी से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करता है? स्मॉल बी से। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए देखिए आगे ये हो गया, ठीक है। इसके आधार पर, और ये एक फोकस दूरी, एक फोकस दूरी जिसको आप लोग पहले जानते हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये आप पहले जानते हैं, ठीक है। आप एक चीज और देखिए कि जहां भी आप प्रतिबिंब रखते हैं, जहां भी प्रतिबिंब रखते हैं, प्रतिबिंब को ए बी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ए बी लिखिए। प्रतिबिंब क्या लिख दिए? ए बी। और वस्तु जहां पे रखे, कहां पे रखे? वस्तु मतलब वस्तु जहां पे रखे, सॉरी इसमें उल्टा हो गया, कि जहां पे क्या हो कि वस्तु रखे उसको क्या कहेंगे? ए बी लिख देंगे। और जहां पे प्रतिबिंब बना उसे कहें ए डैश बी डैश लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये हो गया आपको वस्तु की दूरी से आप कंफर्म हो गए। वस्तु की दूरी किसको कहेंगे? प्रधान अक्ष का जिस बिंदु, प्रधान अक्ष का जिस बिंदु से पी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी? पी के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहेंगे। कोई दिक्कत? इसे स्मॉल यू कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मॉल यू कहेंगे। कोई दिक्कत? और वस्तु, ये वस्तु की दूरी स्मॉल यू। और प्रतिबिंब की दूरी देखिए, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बना, ठीक है, उससे ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस दूरी को? प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम सूचित करते हैं स्मॉल बी से। और आपको कभी लिखना पड़े, कभी इसको सजाना पड़े तो इस तरह से लिखाएंगे, इस कहेंगे, इस सामने में लकीर मार देना है, इस सामने लकीर मार देना है, इस तरह से आपको सजा करके लिखना है। कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह से सजा के लिखना है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो सब कुछ हो गया। एम एन दर्पण का नाम लिख दे, पी आप समझ में करते सब कुछ से वाकिफ है ना? देखिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। आपको दर्पण सूत्र कभी भी लिखने के लिए बोले, दर्पण सूत्र कभी लिखने के लिए बोले तो क्या करना है? 1/v + 1/u = 1/f लिखना है, न कि 1/f = 1/v + 1/u लिखना है। लिख देंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन लिखना नहीं है, लेकिन लिखना नहीं, लिखा ऐसे जाता है 1/v + 1/u = 1/f। देखिए ऐसा होता है, ये आपको हम रटने के लिए नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रमाणित करेंगे। तत्काल हम लोग आज क्या करते हैं कि आज इस वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक लेकर के इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया दर्पण सूत्र। क्या हो गया? आपको दर्पण मिरर फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा तो 1/v + 1/u = 1/f। कोई दिक्कत? 1/v + 1/u = 1/f। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए कि इसमें एक जो है आगे अगर हम कुछ जानते हैं तो इसमें एक टॉपिक, एक परेशानी आती है। सबसे पहले इसका प्लस माइनस का, किसका? प्लस माइनस का। आगे जो हम लोग आंकिक प्रश्न बनाएंगे, क्या करेंगे? आंकिक प्रश्न बनाएंगे, वहां पे प्लस माइनस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वहां पे क्या होगा? बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे क्लियर कर देते हैं जिसको हम लोग, जिससे क्या होगा कि कभी हम लोगों को दिक्कत होगा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए आगे समझते हैं। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, पढ़े होंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? आप 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। तो आप वहां पे देखे थे कि आप एक रेखा खींचते थे। पहले तो उससे पहले आप जो है सिर्फ एक संख्या रेखा खींचने जानते थे ना? पहले एक संख्या रेखा खींचते थे जिसमें 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या लेते थे, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या लेते थे। एक बीच में एक बिंदु लेते थे जो होता था क्या चीज?
जीरो। क्या होता था? जीरो, जिसको मूल बिंदु कहते थे ना। इसका मान कितना होता था? जीरो होता था ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9th में आप सीखे कि जीरो से ऊपर भी जाता है, नहीं सीखे? जीरो से ऊपर भी जाता है और जीरो से नीचे भी आता है, सीखे ना? तो उसमें ये भी सीखे कि जीरो से ऊपर जाता है तो धनात्मक, जीरो से नीचे जाता है तो ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं ना? तो जीरो के दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक, जीरो के बाईं ओर जाता है तो ऋणात्मक। आप इसका नाम भी दिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स अक्ष है ये दर्पण में ये आधुनिक चिन्ह परिपाटी, आधुनिक चिन्ह परिपाटी मतलब ये सब मिलकर के क्या मॉडर्न साइन कन्वर्सन सब मिलकर के एक इसको क्या निर्धारित किया, एक जो है क्या किया कि इसको निर्धारित किया, उसी के आधारित उस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है इसको लिया, इसको माना जाता है, ये मॉडर्न साइन कन्वर्सन के द्वारा माना गया कि ये जो बिंदु हुआ जिसको हम लोग आप लोग मूल बिंदु के क्या के मूल बिंदु, और यहाँ पे जिसका निर्देशांक हुआ 0 0, क्या हुआ था? 0 0 हुआ था ना। जीरो से ऊपर गए थे तो धनात्मक, जीरो से ऊपर गए थे तो धनात्मक, मतलब प्लस वाला संख्या लिखते थे। क्या लिखते थे? प्लस वाला, 1 + 1 + 2 + 3 लिखते थे ना। जीरो से नीचे आते थे तो -1 -2 -3 लिखते थे ना। जीरो के दाईं ओर जाते थे तो +1 + 2 + 3 लिखते थे ना। अब बाईं ओर गए तो माइनस, मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऊपर गए तो प्लस हो जाता था, नीचे जाते थे तो माइनस होता, दाईं ओर जाते थे तो बाईं ओर जाते थे तो माइनस। दर्पण में क्या किया है कि ये जो जीरो है उसको बना दिया P, उसको क्या समझ लिया? P। क्या समझना आपको? P मतलब पोल, P मतलब पोल, ध्रुव। कौन सी? ध्रुव। कोई दिक्कत है ना? ध्रुव से अगर दाईं मतलब ओर जाएंगे, ध्रुव से दाईं ओर जाएंगे तो उधर का जो भी मान है उसका धनात्मक मान होगा। कौन सा मान होगा? धनात्मक मान होगा। ध्रुव के बाईं ओर जाएंगे तो उसका मान ऋणात्मक होगा। अगर ध्रुव से ऊपर की बात करेंगे तो वो धनात्मक होगा, ध्रुव से नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। अब आपको अभी तक लगता होगा यहाँ पे कि अजीबो गरीब तरह का लगता होगा, लेकिन आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव हुआ, अवतल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। एक और दर्पण जाता है जिसको आप कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण। ठीक है, आप उत्तल दर्पण में ऐसे बनाते थे, P इस साइड होता था, इसका F और C होता था ना। अब आप देखिए कि ये ध्रुव हो गया, दोनों के लिए ध्रुव हुआ ना, P और F हुआ ना, P हुआ, दोनों में P हुआ ना। अब देखिए ध्रुव के अगर आप दाईं ओर जाते हैं, किस साइड जाते हैं? दाईं ओर, धनात्मक। बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक। ठीक है, अब बताइए कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी बाईं ओर है कि दाईं ओर है? बाईं ओर है। तो कभी भी अगर आपको कहे कि एक दर्पण का एक दर्पण का फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर है, कितना है? -5 सेंटीमीटर, वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। काहे होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। काहे? क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस जो है ध्रुव के दाईं ओर है, ध्रुव के दाईं ओर है, ये है बाईं ओर, है ना। अब बताइए कि कौन सा उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कौन सी? वक्रता त्रिज्या धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए आगे आपको बताते हैं कि ये वस्तु की दूरी, कौन सी? वस्तु की दूरी। वस्तु उत्तल लीजिए चाहे अवतल लीजिए, कोई भी दर्पण लीजिए, चाहे उत्तल दर्पण लीजिए या फिर अवतल दर्पण लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी किधरों लीजिए, आप हमेशा वस्तु ध्रुव के किस साइड रखते हैं? बाईं ओर ही रखते हैं। तो वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक होगी कि नहीं होगी? वस्तु की दूरी हमेशा प्लस में होगा ना। वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक होगी, वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक होगी। और प्रतिबिंब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रतिबिंब की। तो उत्तल अवतल दर्पण है तो इधर भी बनता है और उधर भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे ही बनता है ना। ध्रुव के दाईं ओर ही बनता है, ध्रुव के दाईं ओर भी बनता है। तो वस्तु की दूरी जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, नहीं हो सकती है? हो सकती है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? आपको बताए थे
कि जिस टाइम में प्रतिबिंब बनाने लगे क्या करेंगे, प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। उस टाइम में आपको और कुछ बताएंगे, और क्या करेंगे, और कुछ बताएंगे। तो और कुछ जब बताएंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर, तो ध्रुव के दाईं ओर तो धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी ना। तो अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होगी ना, क्या है कि वो दर्पण के दाईं ओर बनेगा, ध्रुव के दाईं ओर बनेगा। और वास्तविक उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया। काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के मतलब प्रतिबिंब के क्या कहते, दर्पण के दाईं ओर होगी, दर्पण के दाईं ओर होगी, ये ध्रुव के दाईं ओर होगी। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, उसकी दूरी हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन क्या अगर क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर होती है ना, बाईं ओर होती है। बाईं ओर जो होती है तो बाईं ओर होती क्या होती है कि ऋणात्मक होगी, कैसी होगी, ऋणात्मक। कोई दिक्कत, अगर आपको आप क्या करें, आंखिक प्रश्न बना, क्या करें, आंखिक प्रश्न बना रहे हैं, आपको वस्तु का दूरी निकालने के कहा गया, किसका दूरी, वस्तु का दूरी, तो वो तो हमेशा धनात्मक होगा ना। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी की जब आ गया, किसकी बात आई, प्रतिबिंब की दूरी, वो अगर आपको धनात्मक मान आया, क्या आया, धनात्मक मान आया, तो आपको क्या समझना है कि वास्तव क्या प्रतिबिंब काल्पनिक है, प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है। क्या है कि पी के दाईं ओर बन रहा है, क्या बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, कोई दिक्कत है ना। और देख लीजिए वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक, वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक, वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक। और प्रतिबिंब की दूरी, जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो धनात्मक, और जब क्या हो कि वास्तविक हो, वास्तविक क्या हो, वास्तविक हो तो हमेशा ऋणात्मक। कोई दिक्कत, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं वास्तविक, तो आपको बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बताए थे ना। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी और काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हम एक चीज जोड़ दिए। अगला देखिए ये जो वस्तु की ऊंचाई होती है ध्रुव से ऊपर की ओर की नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ध्रुव से ऊपर की ओर, जब ध्रुव से ऊपर की ओर जाता है तो क्या लेता है, धनात्मक लेता है। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी ना, वस्तु की ऊंचाई हमेशा। और देखिए प्रतिबिंब की बात करते हैं, प्रतिबिंब तो आपको यहाँ भी बन जाता है, एक वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बनता है ना। तो देखिए कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बना तो नीचे की तरफ बना, ध्रुव से नीचे बना, और काल्पनिक प्रतिबिंब तो वो ध्रुव से ऊपर बना ना। इसका मतलब हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई, काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी, और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आपको अगर दिया जाए कि बना प्रतिबिंब क्या हो, दूरी ऊंचाई दिया हो कि -5 सेंटीमीटर का वस्तु प्रतिबिंब बनता है, कितना बनता है, -5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनता है, तो आप क्या समझेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन आपको अगर क्या हो धनात्मक मान आए तो क्या समझ लेना है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। क्या कि काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक होगी, और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक होगी, नहीं होगी। अब देखिए अब बात करते हैं किसकी, ये फोकस दूरी की। फोकस दूरी तो हम लोग शुरुआत में ही बात कर लिए, आपका बात हो गया पहले, भी का भी हो गया, यू का भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें देखिए कि एक वस्तु होता है, इसमें जो है धनात्मक ऋणात्मक कोई दिक्कत नहीं। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का दूरी हमेशा इस साइड बनेगा ना, धनात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब का दूरी हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक, काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा
फोकस दूरी अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कोई दिक्कत? अब देखिए एक नया टॉपिक है आवर्धन। कौन सी? आवर्धन। आवर्धन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है? आवर्धन। ठीक है, आवर्धन होता क्या है? आवर्धन होता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, जिसको हम लिखते हैं h डैश, यहाँ पे मिटा दिया आप लोग h डैश, क्या h डैश, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या कहते हैं? h डैश। क्या कहते हैं? h डैश। और वस्तु की ऊंचाई को h, वस्तु की ऊंचाई को h। तो यह जो होता है आवर्धन, कौन सी? आवर्धन। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसको सूचित करते किससे? हाँ, इसे डिनोट करते कौन चीज से? स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। कोई दिक्कत नहीं ना? आवर्धन को कौन सी सूचित करते हैं? देखिए तो एम बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, कौन सी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। एम बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। एक बात देखिए, अगर प्रतिबिंब क्या है कि वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा? कि ये जो एच डैश हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होगा? कि ऋणात्मक होगा। और ये क्या होगा? प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा धनात्मक होती है ना। तो ये क्या होगा? एम का मान ऋणात्मक हो जाएगा ना। अगर क्या हुआ इसका मतलब यदि m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगर प्रतिबिंब की भी ऊंचाई, किसकी? प्रतिबिंब की भी ऊंचाई धनात्मक और वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, तो m का मान धनात्मक होगा ना। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। कोई दिक्कत? m का एक और फॉर्मूला होता है माइनस v बाय यू। ये आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। क्या करेंगे? प्रमाणित करके दिखाएंगे। लेकिन तत्काल देख लीजिए कि m बराबर माइनस v बाय यू, m बराबर माइनस v बाय यू। v हुआ कौन सी? v क्या हुआ? ये प्रतिबिंब की दूरी है। और u हुआ वस्तु की दूरी, u हुआ वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत? और m बराबर फॉर्मूला हो गया माइनस v बाय यू। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक किसी कोई परेशानी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।